Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Tuba Zulfikar. Today we are going to start the third chapter of class 9th, Biodiversity. बेसिकली बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलके बनी है. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. अब बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे बायोस्फीयर पे, हमारे इकोसिस्टम में उनकी वैरायटी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुई है वो हम कहाँ स्टडी करते हैं? बायोडाइवर्सिटी में. अब वैरायटी से हम लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं और हम लोग जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किन बेसिस पे स्टडी करते हैं, वो बेसिस क्या है? डिपेंड करती है. बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड पे, सॉइल पे, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. इसका क्या मतलब है? अब अगर हम देखा जाए क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो डिफरेंट क्लाइमेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम पोलर बियर को किसी वार्म प्लेस पे ला के रखें तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही सिर्फ स्नो पे कर सकता है और पोलर एरियाज़ में कर सकता है जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो. इसी तरह कुछ प्लांट्स हैं जैसे ज़ीरोफाइट प्लांट्स हैं जिनको ड्राई प्लेसेस पे या वार्म प्लेसेस पे में ग्रो करते हैं, डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, और उनको अगर हम ग्रो करवाएं कि वो ग्रो कर जाएँ रेनी फॉरेस्ट में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. इस तरह ड्यू टू क्लाइमेट हमें डिफरेंट रीजन्स में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी. फिर आ जाता है ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड भी इस पे भी डिपेंड करते हैं कि डाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि इसकी वजह से भी ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी प्रोड्यूस हो सकती है हाइट की वजह से. कुछ जो हैं हिली एरियाज़ में आपको प्लांट्स ग्रो जैसे कॉन्स हैं, कॉनिफर ट्रीज़ हैं, वो सिर्फ आपको मरी साइड पे या नॉर्दर्न एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में मिलेंगे. वो किसकी वजह से है? ऑल्टीट्यूड की वजह से. कि हो सकता है कि ऑल्टीट्यूड किस तरह इफेक्ट कर रहा होता है कि जो एरियाज़ जिनका ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ जो रेन है वो ट्रीज़ को या वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ज़्यादा चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू जो जिनका ऑल्टीट्यूड कम होगा, वो ऑर्गेनिज्म जिन एरियाज़ में रहते हैं. उसके बाद सॉइल टेक्सचर भी डिपेंडेंस है बायोडाइवर्सिटी की. सॉइल टेक्सचर वेरी करेगा तो ऑब्वियसली जो प्लांट है उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर और उसकी नीड्स ये सब कुछ वेरी करेंगी. फिर आ जाता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़. अब हमारे इर्द गिर्द जो स्पीशीज़ रहती हैं वो भी हमें इफ़ेक्ट करती हैं. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और इनको हम लोग ये डिपेंडेंस हो गई कि इन चीज़ों पर डिपेंड करती है कोई भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी. फिर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहेंगे, कुछ टेम्परेट यानी कि जहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा सर्द. कुछ रहते हैं पोलर रीजन्स में जैसे पोलर बियर्स वगैरह. अब बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में? सबसे पहले तो जितनी वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स की, हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड हम ऑब्टेन कर सकते हैं. अब अगर हम देखें जो एप्रीकॉट है, अखरोट वगैरह है, वो सिर्फ हिली एरियाज़ में ग्रो कर सकता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ फूड है. इस तरह टिम्बर, जो वुड हम लोग लेते हैं फर्नीचर के लिए, वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब कहाँ से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं? डिफरेंट रीजन से. तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी फूड के लिए भी वो उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. फिर ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स से ऑब्टेन की जाती हैं. अब हम डिफरेंट एनिमल्स देखेंगे, उन पे टेस्टिंग करेंगे, उनसे जो भी प्लांट्स होंगे उनसे जो भी एक्सट्रैक्शंस, कुछ भी केमिकल एक्सट्रैक्ट होगा, उसको हम एज अ ड्रग जहाँ भी हमारा यूज़ बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, हम उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल मटेरियल. अब मैंने जैसे आपको बताया कि टिम्बर है, वुड है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी जो खालें हैं वो एज ए इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज़ की जाती हैं. फिर है मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. इस तरह इकोसिस्टम पे कोई बर्डन नहीं होता. जब ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द इकोसिस्टम डिवाइड होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो जो सोर्सेज हैं, मतलब उन्होंने जो वसाइल इस्तेमाल कर में लाने हैं अपने फूड, शेल्टर, हैबिटेट, रहने की जगह, खुराक, अगर सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे
जाएंगे तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे सर्वाइव करना ऑर्गेनिजम्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती है, डाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्प आउट करती है कि सब अपनी अपनी जगह पे रह के वहाँ से अपना सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर और हैबिटेट ऑब्टेन कर सकें। देन कम्स रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो भी वो इस्तेमाल करेंगे एट द एंड क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म अगर मर जाएगा तो वो दोबारा से सॉइल का पार्ट बन जाएगा और इस तरह उसने जो भी इनटेक किया होगा इकोसिस्टम से, जो जो इन मिनरल्स और जो भी न्यूट्रिएंट्स उसने इन्वायरमेंट से इनटेक किए होंगे वो दोबारा से रिसाइकल होकर सॉइल या इन्वायरमेंट में शामिल हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि अब हम सारे ऑर्गेनिजम्स को इस तरह पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंट के लिए क्या किया, क्लासिफिकेशन एक वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जिसमें क्या हुआ कि हमने ऑर्गेनिजम्स को, वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना लिए। अब ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स किन बेसिस पे थे, अगर उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं तो उनको एक ग्रुप में रख लिया, डिफरेंसेस की बेस पे ग्रुप्स बना लिए कि इसमें और इस प्लांट में ये डिफरेंस है तो ये डिफरेंट ग्रुप्स में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे अभी तक प्लांट्स की जो नोन एनिमल्स, अभी तक रिसर्च, अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो बायोलॉजिस्ट को पता है 1.5 मिलियन स्पीशीज़, ये सिर्फ स्पीशीज़ हैं, उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं ये स्पीशीज़ नोन है टू बायोलॉजिस्ट, और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो अभी तक होंगे बहुत सारे, लेकिन जो पता है, जिनकी रिसर्च हो गई है, जो कंफर्म हो गए हैं, वो ये हैं। अब क्या होता है कि हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाते हैं वो उनका साइज़ वेरी करता है कि सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स की तरफ, कि पहले हम सिंपलेस्ट का ग्रुप, फिर उससे कम्प्लेक्स, फिर मोस्ट कम्प्लेक्स, इस तरह हम लोग क्या कर देते हैं, साइज़ बनाते हैं अपने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स का। फिर आता है हैबिटेट, फिर अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, जिस तरह हमने पीछे डिवाइड किया हुआ था कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आ रहे हैं, ये टेम्परेट रीजन्स में आ रहे हैं, ये पोलर रीजन्स में आ रहे हैं, ये भी एक पॉइंट नज़र में रखा जाता है कि इसको देखते हुए भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन की? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हर स्पीशीज़, जो भी स्पीशीज़ है, उनका अपना एक वे ऑफ लाइफ है। अब यहाँ पे एक हम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करें, वैसे तो मैंने आप लोगों को एंड पे सारा इलस्ट्रेट करना था, एक्सप्लेन करना था कि स्पीशीज़ क्या है, लेकिन आपको अभी बता दूं थोड़ा सा, स्पीशीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक एनवायरनमेंट में, एक एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें। इंटरब्रीड मतलब कि वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकें, तो उनको बोलते हैं कि ऐसे स्पीशीज़ हैं जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकती हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को कह लेते हैं कि ये इस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहे हैं कि हर स्पीशीज़, जो भी हम लोग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं, उनकी अपनी वे ऑफ लाइफ होगी, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी था। दूसरा कि लार्ज कलेक्शन ऑफ अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म की लार्ज कलेक्शन है और उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और उसको हमारा इस तरह स्टडी करना मुश्किल है, तो हमने उसको क्लासीफाई कर लिया। जिस तरह अब हम पूरे स्कूल को इकट्ठा, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है स्कूल की, अब मैं पूरे स्कूल में बच्चों को ढूंढूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने क्या किया कि हम उन सबको एक जगह नहीं बिठाते, बल्कि क्या करते हैं कि हमने उनकी क्लासेस बना ली हैं कि ये क्लास है। इस तरह हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया कि हम स्टडी कर सकें, या हमें डाटा अगर हमने कलेक्ट किया हुआ है और अगर हमने उस पर कोई काम करना है तो ये हमारे लिए ईजी होता है थ्रू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। फिर हमारे पास आ जाती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमने ब्रांचेस में एक ब्रांच पढ़ी थी टेक्सोनॉमी, और मैंने आप लोगों को बताया था टेक्सोनॉमी एक ब्रांच है बायो की, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन होती है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और हम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। फिर एक ब्रांच है सिस्टमैटिक्स। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं टेक्सोनॉमी की और सिस्टमैटिक्स की। सिस्टमैटिक्स क्या है, ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी। इसमें तो सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें सिस्टमैटिक्स में हम क्या देखते हैं, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अबाव अजदाद यानी कि अपने फोर फादर्स या अपने एंसेस्टर्स के साथ किस तरह रिलेट करता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक्स में। अब एम्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, मतलब किस बात को जहन में रखा जाता है क्लासिफिकेशन करते हुए। सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को नज़र में रखा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी कोई भी स्पीशीज़ है, जब उसकी क्लासिफिकेशन होगी तो हम इस बात को नज़र में रखेंगे कि हम लोग जो हैं उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही हैं और डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं। फिर उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे हम लोगों ने एक हमारे पास कह लें कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसके अंदर हम लोग
ह्यूमन की बात करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर एनिमल्स के साथ हम लोग देखें तो हमारा कोई ना कोई लिंक है, हमारा एवोल्यूशनरी हमारी जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो एनिमल से मिलती है, इसीलिए हम लोग ह्यूमंस को फाइलम एनिमिलिया में रखते हैं। तो ये क्या है, एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जिसको हम सिस्टमैटिक में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस क्या है सब। उसके बाद देखा जाता है स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हम लोगों ने कहा था कि कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो एवोल्यूशनाइज्ड हुए हैं फ्रॉम मंकीज़ या चिंपैंजीज। तो क्यों हुए हैं, क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट ने इस बात को देखा कि वो किसी ना किसी तरह स्ट्रक्चर के लिहाज से उनसे सिमिलर हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री देखी जाती है कि उनका पूरा मेकअप क्या है, कौन से बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं बॉडी मेकअप में। फिर देखा जाता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एक वास्ट कह लें आप लोग सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों ने डीएनए और आरएनए, ये डीएनए का नाम सुना होगा, उसके अंदर फिर क्रोमोसोम्स और जीन्स, इन सब को स्टडी किया जाता है। जैसे पेरेंट्स के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर 50% जो है सिमिलर जेनेटिक्स होती है उनकी विद देयर पेरेंट्स। तो इस तरह हम लोग अपने फोर फादर्स के साथ भी देख सकते हैं कि हमारी उनके साथ कितनी जेनेटिक्स रिलेट करती है, उस ग्रुप पे भी जो है, उस बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है टैक्सा। अब हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन देखनी है कि किन स्टेप्स में क्लासीफाई करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सा, कि जिन ग्रुप्स के अंदर ये टैक्सा है, दिस इज द टैक्सा ह्यूमन। आप लोगों की बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक ह्यूमन की और एक पी की है, मटर की है। मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करी हूँ ह्यूमन की एग्जाम्पल। उसमें आप लोग देखेंगे कि ये इसको हम लोग यहाँ पे टैक्सा लिखा हुआ है, ह्यूमन का टैक्सा। उसके बाद उसके नीचे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। यहाँ पे फाइलम इसका एनिमिलिया और जो पी है वो ऑब्वियसली एक प्लांट है, तो उसका फाइलम क्या लिखा होगा वहाँ पे, प्लांटी। ठीक है, इस तरह आगे आप लोग देखते जाएंगे। अब टैक्सा क्या करते हैं, एक लैडर की फॉर्म बना लेते हैं, मतलब स्टेप्स हैं इसके, पहले टैक्सा, फिर फाइलम, फिर ऑर्डर। ये आप लोग चेंज नहीं कर सकते, ये साइंटिस्ट ने डिसाइड कर दिया है। इसको इसी कह लें कि ऑर्डर में आप लोग लिखेंगे कि टैक्सा, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और फिर स्पीशीज़। फिर वो कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स। ऑर्गेनिजम्स को जो लेटेस्ट उनकी डिवीजन है वो 5 किंगडम्स में की गई है। फाइलम क्या है, सबसे पहले हम अगर फाइलम की बात करें तो जो रिलेटेड क्लास होगी ना, मतलब जिन स्पीशीज़ की क्लास आपस में रिलेट करेगी। अब जैसे अगर हम एनिमिलिया की बात करें, फाइलम एनिमिलिया में ह्यूमंस भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे क्योंकि उनकी क्लास रिलेट करती है। फिर हमारे पास आ जाती है क्लास क्या होती है कि उनका ऑर्डर्स के रिलेटेड ऑर्डर्स को हम किस में रखते हैं, क्लास में। ह्यूमंस की क्लास क्या, क्वाड्रेटा। फिर है ऑर्डर जो है रिलेटेड फैमिलीज, फिर फैमिली रिलेटेड जीनस और जीनस रिलेटेड स्पीशीज़। ह्यूमन की उसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था ऑर्डर है इसका मेमिलिया। अब जितने भी मैमल्स होंगे वो किस ऑर्डर में आएंगे, मेमिलिया में। मतलब एनिमल्स भी जो मैमल्स होंगे जो क्या करेंगे, मैमल्स की क्या होती हैं स्पेसिफिकेशंस, कि वो क्या करते हैं, गिविंग बर्थ टू देयर ऑस्प्रिंग एंड फीड देयर ऑस्प्रिंग ऑन देयर मिल्क, ये मैमल्स हैं, और हैव फर ऑन देयर बॉडीज़। तो जो भी एनिमल्स जिनके अंदर मैमल्स वाली स्पेसिफिकेशंस होंगी उनको हम ऑर्डर मेमिलिया में रखेंगे। फिर आती है फैमिली है यहाँ पे इसकी प्राइमेट्स, और जीनस है होमो, और इसकी स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। अब होमो सेपियंस जो है वो 2 चीज़ों से, जो साइंटिफिक नेम है वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है। फर्स्ट इज़ जीनस एंड सेकंड इज़ स्पीशीज़। जीनस और स्पीशीज़ जो है इन दोनों के नामों को हम इकट्ठा लिखते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक नेम बन जाता है। अब ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या, होमो सेपियंस। अब हमारे पास आगे आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि स्पीशीज़ क्या होती हैं, कि ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में इंटरब्रीड करें फ्रीली और ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। अब क्या होता है कि जो इंटरब्रीडिंग होती है उसके अंदर हम लोग फ्रीली इंटरब्रीड करवा रहे हैं, लेट्स सपोज के एक हॉर्स और एक डोंकी को। अब वो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, इन अ वे सिमिलर हैं। अगर हम उनको आर्टिफिशियली इंटरब्रीड करवाते हैं तो उनसे जो न्यू ऑस्प्रिंग आएगा वो हो सकता है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ ना हो कि वो आगे अपनी नस्ल बढ़ा सके। जैसे इनके इंटरब्रीड से हमारे पास क्या आएगा, इनफर्टाइल म्यूल, जिसको हम खच्चर कहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2 तरह से हम लोग ब्रीडिंग करवा सकते हैं, एक आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग खुद से, एक होती है नेचुरल ब्रीडिंग। मतलब अगर डोंकी है तो वो डोंकी के साथ ब्रीड करके तो उसकी जो न्यू आप लोग
लोग कह रहे हैं जनरेशन आएगी या उसकी जो नई नस्ल होगी वो डोंकी होगा, लेकिन हम आर्टिफिशियली क्रॉस ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं, अपनी मर्जी से ब्रीड करवाना है। फिर आते हैं ऑर्गेनिज्म विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर सेल्फ ब्रीड मतलब वो उनको किसी और पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती इंटरब्रीडिंग के लिए, बल्कि वो खुद ही अपनी जो जनरेशन है उसको आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ, अब जो क्लासिफिकेशन है इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब जो हमने सारा पढ़ा है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था कि क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। और सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो 2 किंगडम्स बनाई गई थी। कौन कौन सी 2 किंगडम्स, एनिमिलिया और प्लांटी, मतलब इसके अलावा कोई किंगडम नहीं थी। इन्हीं 2 किंगडम्स में उसने जो प्लांट्स है सारे वो प्लांटी में रख दिए, जो एनिमल्स थे वो सारे किंगडम एनिमिलिया में रख दिए। उसके बाद आते हैं हमारे पास अबू उस्मान अल हिजाजी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 350 स्पीशीज़ जो हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। अब जब उनको करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई कि 350 जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये खसूसियात हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो रखते हैं, डिफरेंट फीचर्स रखते हैं या सिमिलर फीचर्स रखते हैं, तो इस तरह क्लासिफिकेशन अगले साइंटिस्ट के लिए या अगले बायोलॉजिस्ट के लिए क्लासिफिकेशन करना आसान हो गया। फिर आते हैं हमारे पास इब्नुल रुश्द। उन्होंने क्या किया था, एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी दी एनिमिनिया, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था इनटू अरेबिक। फिर हमारे पास आते हैं एंड्रिया। एंड्रिया ने क्या किया था, डिवाइड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स। उसने प्लांट्स के 15 ग्रुप्स बनाए थे जिसको हमने क्या कहा, जेनरा। फिर जॉन रे, ये एक नेचुरलिस्ट है, इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था किस पे, प्लांट्स पे। फिर है हमारे पास अगस्टस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टैक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, ये अगस्टस ने। फिर हमारे पास आते हैं टॉरेन फोर्ट, इन्होंने क्या किया था, क्लास और स्पीशीज़ कि ये होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और कार्लस लीनियस, इनको आप आगे भी देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था ऑन क्लासिफिकेशन। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।